हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है बेलेनोग्लॉसेस। बेलेनोग्लॉसेस जो है वो फाइलम हेमिकॉर्डेटा का एनिमल है। और आज की इस लेक्चर में हम बेलेनोग्लॉसेस के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। तो जो बेलेनोग्लॉसेस है वो फाइलम हेमिकॉर्डेटा का एनिमल है। क्लास है इसका एंटेरोपन्यूस्टा और जीनस है बेलेनोग्लॉसेस। ठीक है। बेलेनोग्लॉसेस का जो बॉडी है वो वॉर्म लाइक होता है, मतलब कि क्रीमी के समान दिखाई देता है। और सामान्य रूप से इसे टंग वॉर्म या फिर एकॉर्न वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। अब बेलेनोग्लॉसेस का मीनिंग क्या है? तो बेलेनो का मतलब होता है एकॉर्न, और जो एकॉर्न है वो ओक का फ्रूट होता है। ठीक है। और ओक का जो फल है उसकी स्ट्रक्चर बेलेनोग्लॉसेस के प्रोबोसिस से मिलती जुलती है। इसी कारण इसको एकॉर्न वॉर्म कहते हैं। ठीक है। और ग्लॉसेस का मतलब होता है टंग। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टंग की तरह भी दिखाई देता है, इसी कारण इसको टंग वॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद है हैबिट एंड हैबिटेट, मतलब कि इसका आवास स्थान और स्वभाव कैसे होता है। तो जो बेलेनोग्लॉसेस है वो मेराइन वाटर में मिलते हैं। ये एक समुद्री जंतु होते हैं। और बेलेनोग्लॉसेस बिल बनाकर रहने वाले एनिमल होते हैं। और ये अपना जो बिल है वो समुद्र के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं उन पत्थरों के नीचे, ये समुद्री जो खरपतवार है उसके नीचे यू शेप्ड का बनाता है। ठीक है। ये यू शेप्ड की बिल बना करके उसमें रहते हैं। अब अगर इनका बिल देखें तो ये इस प्रकार से यू शेप्ड का दिखाई देता है। और इसके दो लिम्ब होती है। ये वाली इसकी एंटेरियर लिम्ब होती है और ये वाली है इसकी पोस्टेरियर लिम्ब। ठीक है। और इन दोनों लिम्ब की जो ये जो दोनों लिम्ब है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक गहरी होती है। ठीक है। और इन दोनों लिम्ब को जोड़ने वाली एक और लिम्ब होती है जिसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लिम्ब। तो ये है इसकी हॉरिजॉन्टल लिम्ब जो कि 10 से 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अब इस बिल के अंदर दो छिद्र होते हैं। ये पोस्टेरियर लिम्ब का छिद्र है। ठीक है। यहाँ पे जो पोस्टेरियर लिम्ब है उसका ओपनिंग होता है और ये वाला जो एंटेरियर लिम्ब है उसका ओपनिंग यहाँ पे होता है। ठीक है। अब जिस पोर के द्वारा ये अंदर एंटर करता है वो है इसका एंटेरियर पोर। एंटेरियर पोर के थ्रू ये अंदर अपने बिल के अंदर ये एंटर करता है। ठीक है। और इसकी पहचान ये है कि ये फनल शेप्ड का होता है। इनका जो एंटेरियर लिम्ब की जो ओपनिंग है वो फनल शेप्ड की होती है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एंटर करने के लिए एक साइड ब्रांच भी होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे एक और ब्रांच निकली हुई है। ठीक है। इसको बोला जाता है साइड ब्रांच। इसके द्वारा भी ये अंदर एंटर करता है। और इस तरह से यहाँ पे ये जो बेलेनोग्लॉसिस है ये इस प्रकार से इसमें अंदर बिल के अंदर रहता है। ठीक है। और अगर इसे अपना फीकल मटेरियल बाहर करना है तो ये इस प्रकार से अपना जो फीकल मटेरियल है वो पोस्टेरियर पोर के थ्रू बाहर करता है। ठीक है। तो कॉइल्ड के रूप में यहाँ पे इसका फीकल मटेरियल है। उसके बाद है एक्सटर्नल फीचर्स। तो पहले हम इसमें देखते हैं इसके शेप, साइज और कलर को। तो इनकी जो बॉडी है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है वो सिलिंड्रिकल होता है, मतलब कि बेलनाकार दिखाई देता है, वॉर्म लाइक। साइज को अगर इसकी देखें तो ये 3 सेंटीमीटर से लेकर के 2 मीटर तक लंबा हो सकता है। और इनके बॉडी के कलर को देखें तो ये हल्के भूरे कलर का और ब्राइट कलर के होते हैं और इसके ऊपर ऑरेंज कलर की टिंट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद है डिवीजन ऑफ द बॉडी। अब इसके बॉडी को देखें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है प्रोबोसिस, सेकेंड होता है कॉलर और थर्ड है ट्रंक। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्रोबोसिस को। तो यहाँ पे ये बेलेनोग्लॉसिस का एक्सटर्नल फीचर दिखाया गया है। इसमें से ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो है इसका प्रोबोसिस। उसके बाद यहाँ पे होता है कॉलर और सबसे नीचे का जो पार्ट है वो कहलाता है ट्रंक। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्रोबोसिस को। तो इनका जो प्रोबोसिस है वो एकॉर्न शेप्ड होता है और हाईली मस्कुलर होता है। और प्रोबोसिस के अंदर जो सीलोम होता है वो अलग होता है, उसे प्रोबोसिस सीलोम कहते हैं। ठीक है। और
और वो प्रोबोसिस सीलोम जो है वो एक छिद्र के द्वारा, मतलब कि एक पोर के द्वारा, इनका जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब कि यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है, जो मिड डॉर्सल पार्ट है, वहाँ पर ये सीलोम आकर के खुलती है। ठीक है, इसे प्रोबोसिस अपर्चर कहते हैं। अब इस प्रोबोसिस के नीचे एक स्टॉक होता है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से इसका प्रोबोसिस है, और प्रोबोसिस के नीचे इस प्रकार से स्टॉक निकला होता है। ठीक है, जिसके द्वारा ये जो है वो कॉलर के अगले भाग से जुड़ा होता है। तो ये जो कॉलर का कुछ पार्ट जो है वो इस स्टॉक को ढके रहता है, इसी कारण ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, उसके बाद इसमें जो सेकेंड पार्ट है वो है कॉलर। तो ये है इसका कॉलर। इसका जो कॉलर है उसका आधा भाग जो है वो प्रोबोसिस के स्टॉक को ढके रहता है। इस जो पार्ट जो है वो इसके प्रोबोसिस के स्टॉक को ढके रहता है, उस पार्ट को कॉलरेट कहते हैं। ठीक है, ये भी हाईली मस्कुलर पार्ट होता है। अब जैसे प्रोबोसिस के अंदर सीलोम पाई जाती है, वैसे ही ये जो कॉलर वाली पार्ट है, इस कॉलर वाले पार्ट के अंदर भी एक कैविटी होती है, एक सीलोम होता है जिसे कॉलर सीलोम कहते हैं। ठीक है, और कॉलर सीलोम भी एक अपर्चर के द्वारा, जो पहला गिल पोर है, मतलब कि यहाँ पे इसका गिल होता है। ठीक है, तो इसका जो कॉलर सीलोम है वो भी एक अपर्चर के द्वारा, जो पहला गिल पोर होता है उसके पास में आकर के ओपन होता है। ठीक है, और इसके कॉलर वाले भाग में जो कॉलरेट होता है, यहाँ पे इसका माउथ होता है, माउथ पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो थर्ड पार्ट है वो है ट्रंक। तो इसके बॉडी का पीछे का पार्ट जो है वो ट्रंक होता है, और ट्रंक के 3 भाग होते हैं। ये 3 पार्ट में बटा रहता है। सबसे फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, सेकेंड है हिपैटिक रीजन, और थर्ड होता है कॉर्डल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोला जाता है ट्रंक। ठीक है, और इनका जो ट्रंक है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक को बोला जाता है ब्रैंकियल रीजन, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है उसको हिपैटिक रीजन कहते हैं, और जो लास्ट पार्ट है उसको बोला जाता है पोस्ट हिपैटिक रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन को। तो ये जो ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन है उसको ओपन करके दिखाया गया है। ठीक है, इस ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन के अंदर बीचों बीच एक रिज पाई जाती है, तो यहाँ पे एक रिज प्रेजेंट होगा। इस मिड डॉर्सली इसे बोला जाता है मिड डॉर्सली रिज। ठीक है, इस मिड डॉर्सली रिज के दोनों ओर पोर पाई जाती है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये मिड डॉर्सली रिज होता है, और इसके दोनों ओर इस प्रकार से पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गिल जिसे गिल पोर्स कहा जाता है। स्टार्टिंग में इसमें जो गिल पोर्स है उनकी संख्या 1 पेयर होती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है, इस गिल पोर की जो संख्या है वो भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे इसका गिल पोर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार से 2 फ्लैट विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों साइड में इन विंग्स में एक पेयर पोर होता है जिसे बोला जाता है जेनाइटल पोर। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वे जेनाइटल विंग्स कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से बीच में होगा इसमें मिड डॉर्सल रिज, और मिड डॉर्सल रिज के साइड में इस प्रकार से पोर होता है जिसको गिल पोर्स कहते हैं। जो गिल पोर्स है उसकी संख्या स्टार्टिंग में 1 पेयर होती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है, जो गिल पोर है उसकी संख्या भी बढ़ती जाती है। उसके बाद ये वाला पार्ट है इसका विंग्स, इसको जेनाइटल विंग्स कहा जाता है, और इस विंग्स में इस प्रकार से पोर प्रेजेंट होते हैं जिनको जेनाइटल पोर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है हिपैटिक रीजन। तो ये वाला जो पार्ट है वो है इसका हिपैटिक रीजन। ठीक है, ये जो हिपैटिक रीजन है इसमें इस प्रकार से उभार दिखाई देते हैं, इन उभार को बोला जाता है हिपैटिक सिका। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है पोस्ट हिपैटिक रीजन, और ये लगभग समान व्यास का होता है। और लास्ट में ये जो हिपैटिक पोस्ट हिपैटिक रीजन है वो एक पोर के थ्रू बाहर खुलता है जिसको बोला जाता है एनस। ठीक है,